स्लाइड हम सब बहुत अच्छे से वाकिफ है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं स्लाइड के बारे में। ये हमने पहले भी बात करी थी गट रीसेट फेज के, कि जब भी हम बात करते हैं हेल्दी वेट की या हेल्दी लिविंग की, हमारे कुछ ग्रास रूट लेवल पर जो कॉजेज होते हैं, हमें उस रीजंस को एड्रेस करना है, राइट। जिसमें हमारा पहला था कि हम हेल्दियर गट की बात करें, और इसके लिए हमारा था गट रीसेट फेज, करेक्ट। गट रीसेट फेज में हमने अपने गट को अच्छा किया अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स के साथ मिला करके। लेकिन अब हमारा ध्यान होगा हेल्दियर गट के साथ साथ हेल्दियर लिवर के ऊपर भी, और इंसुलिन सेंसिटिविटी के ऊपर भी। और इसी प्रकार से इन एस्पेक्ट्स को एड्रेस करते हुए हम अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ, हम डाइट के साथ, सप्लीमेंट्स के साथ, प्रॉपर एक्सरसाइज के साथ ही साथ में बिहेवियरल चेंजेस के साथ इन 100 दिन की जर्नी को कवर करेंगे। गट रीसेट फेज की अगर हम बात करें तो ये डायग्राम हमने गट फेज के टाइम पे भी डे-1 में भी देखा था। ये हमारा गट होता है, राइट। लेकिन अगर आप एक बात यहां नोटिस करेंगे कि ये गट हम सब जानते हैं, इस नली को या जो हमारा ये पाइप है, इस पूरे ट्रैक्ट को हम जानते हैं, जो हमारे माउथ से शुरू होते हुए हमारे एनएस तक जाता है। यहाँ पर आपका ईसोफेगस, आपका स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, ये सारे ऑर्गन्स आते हैं, राइट। इसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन यहां पे मैं आपका ध्यान दो और ऑर्गन्स के ऊपर खींचना चाहूंगी। पहला है लिवर और दूसरा है पेनक्रियास। अगर आप इन ऑर्गन्स को देखें तो यहाँ पर इनको टेलर मेड तरीके से यहाँ नहीं रखा गया है। अगर आप कहीं पे भी गट का डायग्राम ढूंढेंगे तो लिवर और पेनक्रियास तो इसेंशियल ऑर्गन्स हैं जो इस गट के साथ हमेशा अटैच होते हैं, और इसी प्रकार से हमारी ह्यूमन एनाटॉमी है। तो क्यों जरूरी है लिवर और पेनक्रियास, हम आगे देखेंगे, और कैसे वो हेल्प करता है, राइट। लिवर और पेनक्रियास अगर आप यहां पर देखें तो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया है, जिसे हम ड्यूडेनम बोलते हैं। ये दोनों ऑर्गन यानी आपके लिवर और पेनक्रियास दोनों के दोनों आपके इस ड्यूडेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलते हैं। इससे मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जहां पर लिवर और पेनक्रियास की अपनी अपनी भी कुछ फंक्शंस हैं, राइट, गट से हट करके, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन करना, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना, उसके साथ साथ पेनक्रियास जो भी आप न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं या डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद उसका पूरे शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल के फॉर्म में कहाँ कहाँ रेगुलेशन होना है, वहां पर एक्सक्यूज मी, वहां पर पेनक्रियास का इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें डाइजेशन में उन न्यूट्रिएंट्स का, जो गट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वहां पर भी लिवर और पेनक्रियास दोनों हेल्प करते हैं। जहां पर पेनक्रियास आपका कुछ एंजाइम्स निकालते हैं, जैसे पेनक्रियाटिक लाइपेज, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ये आपके फैट को, आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और जब मैं बात करूं लिवर की, तो लिवर के अंदर एक प्रकार का फ्लूइड बनता है जिसको हम बोलते हैं बाइल, बाइल जूस। ये हमारे लिवर में प्रोड्यूस होता है, और इस छोटे से ग्रीन कलर के ऑर्गन में, जिसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं, इसके अंदर स्टोर होता है। अब हमारा जो फैट है, फैट पानी में नहीं मिल सकता है, वो घुलनशील नहीं है पानी के अंदर, राइट। तो उसका डाइजेशन कैसे होगा? आप घी खा रहे हैं, हम कोई भी ऑयली पदार्थ खाते हैं, हम ऑयल खा रहे हैं किसी भी फॉर्म में, तो वो हमारे शरीर के अंदर कैसे डाइजेस्ट होगा अगर वो पानी के अंदर अघुलनशील है? तो उसी के लिए ही ये बाइल जूस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको पानी में घुलनशील बनाने लायक बनाता है, और उसके बाद उसके डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल है। आप लिवर देख सकते हैं, ये दो गट डक्ट से मिलकर के बना होता है, एक बड़ा गट होता है और एक छोटा डक्ट होता है। देन ये दोनों कनेक्टेड होते हैं और इस प्रकार से डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ना जब हमने बात करी कि लिवर हेल्थ क्यों जरूरी होती है, राइट, तो और किस प्रकार से लिवर को असर पड़ सकता है, कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले जब हमने जाना कि लिवर के फंक्शन क्या है और किस प्रकार से उसका उसकी हेल्थ पे असर पड़ सकता है, क्यों हमें जरूरी है कि हम लिवर के रोल को, उसके फंक्शन को ऑप्टिमाइज रखें। तो हमारे हर दिन की जो जीवनचर्या है एक तरीके से, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स है। जैसे आप बात करें एल्कोहल इनटेक की, एल्कोहल हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट होकर एम्प्टी कैलोरीज देता है, देन अगेन वो कार्बोहाइड्रेट फैट के फॉर्म में स्टोर होता है, वो इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। या स्ट्रेस की आप बात करें, ये तो हमारे डाइट हो गया। स्ट्रेस की अगर आप बात करें, एक्सेसिव वर्कलोड, यहां पर भी क्या हो रहा है, आपके अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट्स कम होते जा रहे हैं,
आपके शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। तो वहां पर भी जरूरी होता है कि हम इसीलिए बोलते हैं कि आप बिहेवियरल एस्पेक्ट पे ध्यान दें, राइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ध्यान दें, क्योंकि उनका भी असर पड़ता है। जो उसके अंदर फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं वो शरीर के हर एक विसरल ऑर्गन, जो वाइटल ऑर्गन है, उसको नुकसान पहुंचाने की टेंडेंसी रखता है। और लिवर को खास करके, क्योंकि लिवर का एक मेन फंक्शन होता है, वो होता है डाइजेशन के अलावा डिटॉक्सिफिकेशन, यानी जो भी हमारे शरीर के अंदर बाहर से या अंदर में जो भी टॉक्सिन्स बन रहे हैं उनको प्योरीफाई करना, उनको शरीर से निकालना। लेकिन अगर हम इतने, जितने हमारे लिवर की कैपेसिटी है उससे अगर ज्यादा टॉक्सिन्स या उससे ज्यादा ऐसे कंपाउंड्स जो टेंशन क्रिएट कर रहे हैं या डैमेजिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं अगर हमारे शरीर में बनेंगे, तो हमारे लिवर की कैपेसिटी से वो ज्यादा है और फिर वहीं पे उसकी डैमेज होने की चांसेस ज्यादा है। उसी प्रकार से स्मोकिंग, या आप बात करें प्रिस्क्रिप्शन जो होती है हमारी ओवर द काउंटर जो हम मेडिसिन मिलती है, हम फार्मेसी जाते हैं, पेन किलर आपको आराम से मिल जाती है, राइट। लेकिन ये देखा गया है, ये रिसर्च में बताया गया है कि अगर आप इस प्रकार की जो मेडिसिन होते हैं, जैसे एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं, हमारे पेन किलर्स होते हैं, वो ज्यादा खाने से आपके गट, आपके लिवर को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, काफी सीरियस सिचुएशंस भी हो सकती हैं। इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा पेन किलर ज्यादा नहीं खानी चाहिए, राइट। उसके अलावा अगर इन्फेक्शन या इलनेस है, अगेन उससे आपके इन्फ्लेमेशन क्रिएट होगा, अगेन वो आपकी इम्यूनिटी सेल्स जो वो लड़ाई कर रहे हैं उन इन्फेक्शियस सेल्स के साथ, वहां पर आपके अलग अलग टॉक्सिन्स क्रिएट हो सकते हैं। स्ट्रेस, प्रोसेस फूड्स आप में आपके सिंपल शुगर्स हैं, आपका फैट है, उसके अंदर केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो आपके लिवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके अलावा अलग अलग प्रकार के एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, हवा में जितने प्रकार के टॉक्सिन्स हैं, पानी में हैं, अगर आप पानी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, साफ पानी का, या आप खाने पे ध्यान नहीं रख रहे हैं, प्रॉपर हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं, राइट, उनके थ्रू भी आपको पेस्टिसाइड्स मिल सकते हैं, आपको अलग अलग केमिकल्स मिलते हैं। या फूड एलर्जीज अगर हैं, वहां पर भी फूड एलर्जीज, फूड इंटॉलरेंस, ये हमारे शरीर के अंदर खुद से, यहाँ पे आप बाहर से कुछ नहीं ले रहे हैं, टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर ही उन एलर्जीज, उन इंटॉलरेंसेज और इन्फेक्शन से लड़ते लड़ते ही बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स, इसके अंदर भी काफी मात्रा में कैफीन होता है, अलग अलग प्रकार के, अगर आप इन्हें मॉडरेशन में ले रहे हैं इट इज गुड, लेकिन अगर आप ज्यादा ले रहे हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर स्पेशली लिवर में इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉक्सिन्स की तरह काम करते हैं और लिवर का काम डिटॉक्सिफिकेशन है। तो होता क्या है, अब आप देखेंगे कि इनमें से बहुत सारी चीजें हमारी जीवन की, जो हमारी एक डेली रूटीन है उसका एक पार्ट बन चुका है। अगर आप देखिए एक्सेस वर्कलोड या जिस प्रकार का हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है, फुल ऑफ पोल्यूशन या स्ट्रेस ले ले, या हम खाने का, आई एम श्योर कि आप अभी एक हेल्दी पैटर्न पर आ चुकी है, बट समटाइम्स हम बाहर जाते हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है, देन वी टेंड टू मेक सम अनहेल्दी चॉइसेस, राइट। या सॉइल, उसके अंदर उतने प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं जो हमारे शरीर को जरूरत है, क्योंकि डिमांड बढ़ चुकी है। जो खेती के टाइम पर जिस प्रकार से हम एग्रीकल्चर करते हैं तो वहां पर आपको उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। इन सबसे आपका होता क्या है, अब आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से एक वो सारी चीजें जो आप हर दिन निग्लेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, और यही आपके लिवर को नुकसान पहुंचाने की टेंडेंसी रखता है। उससे होता क्या है, यहां पर आप देखिए कि लिवर की अगर हेल्थ को अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे या इन सारे एस्पेक्ट्स को अगर आप कवर नहीं करेंगे, जैसे हेल्दी खाना या न्यूट्रिएंट गैप को पूरा करना या स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं करना, उससे आप ये डिफरेंस देख सकते हैं। ये एक हेल्दी लिवर, राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्योर क्लीन फॉर्म में जहाँ पे अच्छी ब्लड सप्लाई हो रही है, लेकिन यहाँ पर वो लिवर है जहां पर टॉक्सिन्स की वजह से, जिस प्रकार से हम खाना खाते, फैट का एक्यूमुलेशन हो चुका है। अब देखेंगे ये बहुत कॉमन हो चुका है। ज्यादातर लोग, जैसे मेरे कितने रिलेटिव्स होते, अगर वो जाते हैं अपने एनुअल चेकअप के लिए आते, उनका टोटल कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल बहुत हाई होता है और उनका लिखा होता है कि ग्रेड 1 फैटी लिवर, राइट। लेकिन उसके बाद क्या होता है लोगों को दिमाग में आता है कि हाँ अब मुझे एक सही रास्ते पे जाना, या मेडिकेशंस के थ्रू वो ठीक करते हैं। तो इस सिचुएशन को हमें बचना है, क्योंकि अगर ये फैटी लिवर हुआ, आप देख सकते हैं इससे हमारे ब्लड सप्लाई में इशू हो रहा है, हमारे स्ट्रक्चर में इशू हो रहा है, और अगर इसको हम एड्रेस नहीं करेंगे ढंग से, तो ये आगे चल के और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है, सिरोसिस, फाइब्रोसिस, लिवर के और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है।
और स्टडीज में ये देखा गया है कि अगर आप होलिस्टिक अप्रोच करते हैं, अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, प्रॉपर हाइड्रेशन रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये जो सिचुएशंस होती है, जैसे आप यहाँ पे ये देखते हैं फैट एक्यूमुलेशन, वो कम हो जाता है, ऑर्गन का फंक्शन धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है, राइट। या ये जो आप स्कार्स देख रहे हैं, छोटे छोटे जो यहाँ पे निशान पड़े, वो धीरे धीरे फेड होने लगते हैं। तो इसी के लिए ही जरूरी है जब हम बात करते हैं होलिस्टिक अप्रोच की। अब दूसरा हम बात करते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी की। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी क्यों जरूरी है? पेनक्रियास, जैसे हमने जाना, एक तरफ वो एंजाइम्स निकालता है डाइजेशन के लिए, दूसरी तरफ वो इंसुलिन हार्मोन निकालता है। नाउ इंसुलिन हार्मोन हम जानते हैं सबके सब कि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मैनेज करने में हेल्प करता है, उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे दो भाग है, एक है आपका गुड इंसुलिन सेंसिटिविटी और आपका है लो इंसुलिन सेंसिटिविटी, या जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या होता है, जब आप खाना खाते हैं, ठीक है, आपके ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, आपका डाइजेशन हुआ, उसके बाद उस ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हुआ और वो ग्लूकोज आपका ब्लड में आ गया। साइमल्टेनियसली आपका जो पेनक्रियास है उसी समय पे इंसुलिन लेवल निकालता है। अब अगर ये इंसुलिन लेवल अच्छा होगा तो क्या होगा कि ज्यादा आपका ग्लूकोज मसल्स में या लिवर्स में जाकर के स्टोर हो जाएगा, और कम हेल्दी फॉर्म में जो ब्लड ग्लूकोज होगा वो मेंटेन रहेगा। देखिए आप यहाँ पे आपका ग्लूकोज कम है, आपका फैट में या मसल मास में या लिवर सेल्स में जाकर के ब्लड ग्लूकोज का ज्यादा स्टोरेज हो रहा है, और यही एक हेल्दी प्रक्रिया है, राइट, कि आपका ब्लड में शुगर कम हो, जहां ऑर्गन से वहां तक आपका ये ग्लूकोज पहुंचे ताकि उसका और मेटाबॉलिज्म आगे हो। लेकिन अगर कम इंसुलिन सेंसिटिविटी हुई, राइट, या इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ, तो क्या हुआ, आपने खाना खाया, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा, साथ में पेनक्रियास से इंसुलिन भी निकला, लेकिन इंसुलिन सेंसिटिविटी कम थी। इंसुलिन सेंसिटिविटी आप कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए एक लॉक एंड की है, लॉक में आसानी से आपकी चाबी अंदर जा सकती है, लेकिन अगर लॉक के ऊपर अगर आपकी कोई परत चढ़ी हो, कोई कोटिंग हो, राइट, क्या चाबी आसानी से जा पाएगी? नहीं जा पाएगी, राइट, क्योंकि वहां पर एक कोटिंग है, एक परत चढ़ी हुई है, राइट, वो वैक्स की हो सकती है, किसी भी प्रकार की। जब सेल्स के ऊपर एक फैट की कोटिंग आ चुकी है, अब इंसुलिन प्रॉपरली एक्ट नहीं कर सकता, वो की अंदर नहीं जा सकती क्योंकि आपकी लॉक ब्लॉक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब आपका एक्सेस फैट होगा शरीर के अंदर, राइट, विसरल फैट के फॉर्म में, क्या होगा, आपके जो मसल मास है, आपका जो लिवर है, जैसे हमने देखा फैटी डिपॉजिट हो रखा है लिवर सेल्स पे, क्या होगा कि अब इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है उसके ऊपर, और इस वजह से ब्लड से जो ग्लूकोज है वो इन सेल्स में नहीं जा रहा है, और वो आधे से ज्यादा आपका ब्लड में ही प्रेजेंट रह गया है। अब जब क्या होगा, आपका वो सेल्स के अंदर नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि वहां पे फैट का एक्यूमुलेशन ज्यादा था, राइट, वहां पे फैट का एक्यूमुलेशन ज्यादा था, इसीलिए आपका जो ब्लड ग्लूकोज है वो अंदर नहीं जा पाया, क्योंकि इंसुलिन काम नहीं कर रहा था। अब जब आपका ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा होगा, क्या होगा, फिर वो और तरीके ढूंढेगा एब्जॉर्ब होने के, स्टोर होने के, राइट, वो फैट में कन्वर्ट होकर के स्टोर हो जाएगा। तो ये एक विशियस साइकिल है। एक्सेस फैट की वजह से इंसुलिन काम नहीं कर रहा था, और इंसुलिन के ज्यादा अच्छे से काम ना करने की वजह से फैट एक्यूमुलेशन और बढ़ गया। तो इस विशियस साइकिल को रोकने के लिए ही, राइट, हम जानते हैं कि अगर फैट का एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा तो उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा होंगी। वेट गेन एक सिर्फ एक पैरामीटर है, उसके अलावा आपके जो मेटाबॉलिक हेल्थ है, आपका ब्लड ग्लूकोज, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका ब्लड प्रेशर, वो सारे पैरामीटर्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इस विशियस साइकिल को रोकने के लिए भी जरूरी है कि आप इंसुलिन सेंसिटिविटी के ऊपर ध्यान दें। तो इन प्रिंसिपल्स के साथ ही, जहां पर आपके इन तीन एस्पेक्ट्स को, आपकी गट हेल्थ, के लिवर हेल्थ और आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को एड्रेस करने के लिए ही एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरी है। अकेले डाइट, अकेले एक्सरसाइज, अकेले सप्लीमेंट्स नहीं काम करेंगे, ये सारे मिलके काम करेंगे, और ये सारे हमेशा आपके साथ रहे, इसके लिए बिहेवियरल एस्पेक्ट जरूरी होता है। तो इसी वजह से हेल्दी लिविंग, हेल्दी वेट और हेल्दी लिविंग के 4 पिलर हैं, 4 स्तंभ हैं। पहला आपका सप्लीमेंटेशन, दूसरा हेल्दी फूड एंड प्रैक्टिसेस, तीसरा आपकी फिजिकल एक्सरसाइज, और चौथा आपका लाइफस्टाइल, यानी आपके जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है, राइट, उसको ध्यान में रखिए। पहले स्तंभ की बात करते हैं जो कि हमारा है सप्लीमेंटेशन। नाउ डे 1 से हम बोल रहे हैं कि सप्लीमेंटेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी डाइट, एक्सरसाइज और बिहेवियरल कंपोनेंट के साथ। क्यों?
क्योंकि अगर अभी तक हम जिस प्रकार से खाना खा रहे थे उसके बाद भी अगर हमारे काफी न्यूट्रिएंट का गैप था, तो उस न्यूट्रिएंट के गैप को कवर करने के लिए सप्लीमेंट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे हमारा डेली प्लस, राइट? या आपकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट का अगर अभी एक डिफिशियंसी अगर होगा शरीर में तो वो उसको पूरा करेगा, और अगर नहीं है तो आपके हेल्दी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने के लिए हेल्पफुल कर रहेगा। जैसे प्रोटीन, अब इंडियन डाइट में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो प्लेट होता है, राइट, मेजॉरिटी वो कार्बोहाइड्रेट से भरा होता है। हम ज्यादा चपाती लेते हैं, ज्यादा राइस लेते हैं और छोटा सा अमाउंट में दाल लेते हैं, या समटाइम्स हम सिर्फ सब्जी ही लेते हैं, हम दाल लेते भी नहीं है। इससे क्या होता है, आपके प्रोटीन डिफिशियंसी होता है। प्रोटीन डिफिशियंसी अगर होगा देन अगेन आपका मेटाबॉलिज्म वीक होगा, राइट? आपको सटाइटी की फीलिंग नहीं आएगी, आपका मसल बिल्डिंग नहीं होगा, मसल लॉस रहेगा। तो इसके लिए प्रोटीन जरूरी होता है। या जैसे हम मील रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, वेट मैनेजमेंट शेक्स, वो क्यों जरूरी है? नाउ स्टडीज में ये देखा गया है कि जब भी आप बात करते हैं एक हेल्दी वेट की, तो वहां पर कैलोरी कंट्रोल होना जरूरी है, या प्रॉपर माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस जरूरी है। और इसी की वजह से मील रिप्लेसमेंट या वेट मैनेजमेंट जो एक सोल्यूशन है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फाइबर एंड प्रोबायोटिक्स, ये दो आपके साथ ही रहेंगे, ना सिर्फ गट रीसेट फेज में लेकिन इवन आपके इंटेंसिव फेज में और मेंटेनेंस फेज में, क्योंकि आपको अपनी नींव को कंटिन्यूसली स्ट्रांग रखना है। 10 दिन में आपने एश्योर किया, लेकिन उसको आपको कंटिन्यू रखना है ताकि वो आपके शरीर में ओवरऑल हेल्थ को कंटिन्यूसली कंट्रीब्यूट करते रहे। तो ये होता है आपके अलग अलग जो सप्लीमेंट्स होते हैं आपकी इस वेट मैनेजमेंट जर्नी में रोल प्ले करने के लिए, राइट? अगर और उसके साथ ही साथ, राइट, अगर आप देखें कि आपकी हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस भी कैसे होनी चाहिए कि वो आपके सप्लीमेंट के रोल को कॉम्प्लीमेंट करे, राइट? ऐसी वो कौन सी चीजें जो आपके ध्यान रखनी है, जैसे आपका खाना, आपने देखा हेल्दी प्लेट का कितना महत्व है, हमने उसको अच्छे से जाना, राइट? जिसमें आपको फाइबर रिच फूड खाना है, उसके अलावा जो आपके होल ग्रेन्स में होते हैं उसमें सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, राइट? उसके अलावा आपको ध्यान रखना है फर्मेंटेड फूड खाना, क्योंकि फर्मेंटेड फूड क्या करते हैं, कुछ हमारे शरीर हमारी बॉडी में ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर को डायरेक्टली नहीं मिल पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, या उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे गट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर ये फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जाता है तो जो भी फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, वो सिंपलर फॉर्म में टूट जाते हैं। तो इसकी वजह से फर्मेंटेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई को बढ़ाने का। या आप हेल्दी फैट्स की बात करें, हेल्दी फैट्स, हर फैट बुरा नहीं होता है, राइट? कंसेप्ट है गुड फैट और बैड फैट का। अगर आप हेल्दी फैट खा रहे हैं, हेल्दी फैट ले रहे हैं, तो वो आपके शरीर में काफी सारे मेटाबॉलिक पैरामीटर्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है। देन स्पाइसेस एंड हर्ब्स, इसके बारे में हमने अच्छे से जाना कि ये किस प्रकार से आपकी गट हेल्थ में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ओवरऑल आपके शरीर में अगर कहीं पे भी ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, इन स्पाइसेस में जो हर्ब्स में जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को कम करने में हेल्प करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कुकिंग। आपका जो कुकिंग मेथड है वो हेल्दी होना चाहिए, राइट? आप इस प्रकार से कुक करें जैसे आप स्टीम ज्यादा करें, आप बॉइलिंग करें, बेकिंग करें, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स रिटेन रहते हैं। फैट, जब आप किसी चीज को फैट में ज्यादा पकाते हैं या लंबे समय तक पकाते हैं, वहां पर न्यूट्रिएंट लॉस ज्यादा हो सकता है, राइट? जब आप पका रहे हो, अगर आप स्टीम या बॉईल भी कर रहे हो, तो आप सिर्फ उतने ही पानी में बॉईल कीजिए जो आपके खाने में यूज हो जाए। जैसे अगर आप राइस बॉईल कर रहे हैं, आप चावल बॉईल कर रहे हैं, दाल बॉईल कर रहे हैं, कोई सब्जी बॉईल कर रहे हैं, अगर बॉईल करने के बाद एक्सेस पानी आप फेंक रहे हैं, तो आधे से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जो उस फूड में थे वो उस पानी में आए जो आपने फेंक दिया। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ हम उतना पानी यूज करें जो हमारे फूड प्रिपरेशन में आगे भी काम आ जाए। देन सोकिंग एंड स्प्राउटिंग, ये भी एक तरीका है, राइट? सोकिंग एंड स्प्राउटिंग अगेन जैसे फर्मेंटेशन है वैसा ही इसका काम होता है। ये क्या करता है, कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको कम करने में हेल्प करता है। जैसे दालें, दालों को अगर कुछ दालें होती हैं, अगर आप उनको प्रेशर कुकर में सीटी लगा करके 4 या 5 बार में पका देंगे तो वो इतने अच्छे से गलेगी नहीं, और उसकी टेंडेंसी आपको ब्लोटिंग या फ्लैचुलेंस या गैस फॉर्मेशन में ज्यादा करता है। लेकिन अगर आप उसको सोक करके ओवरनाइट फिर अगर आप उसको बॉईल करें उसके बाद आप खाएं, तो वो आपको इतना ब्लोटिंग या फ्लैचुलेंस या गैस फॉर्मेशन का टेंडेंसी नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि
एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर्स होते हैं काफी सारे, वो सोकिंग प्रोसेस में पानी के थ्रू निकल जाते हैं। देन स्प्राउटिंग, फर्मेंटेशन की तरह स्प्राउटिंग भी जब आप करेंगे तो उससे क्या होगा, जो कुछ हार्श न्यूट्रिएंट्स होते हैं या कुछ आपके जो हार्श कॉम्प्लिकेट्स आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको ये ब्रेकअप करने में हेल्प करता है, उसको सिंपलर बनाता है, राइट। ये जैसे फाइबर्स होते हैं आपके जो स्प्राउटिंग में जो आपके कॉम्प्लेक्स फाइबर्स है, उनका ब्रेकडाउन हो सकता है सिंपल फाइबर्स में। देन अगेन वो आपके गट में इजीली डाइजेस्ट हो सकते हैं विथ गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई, और वो एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। उसके बाद एक्सरसाइज, ये हमारा एक और जो पिलर है वो है एक्सरसाइज का। नाउ आपने देखा इस 10 दिन के अंदर आप किस प्रकार से 30 मिनट अपने दिन के आप दे रहे हैं, राइट। लेकिन वो इनफ नहीं है, आप वो करें, लेकिन उसके साथ ही साथ थ्रू आउट द डे आप एक्टिव होने के अलग अलग तरीके ढूंढे, अलग अलग जरिया ढूंढे। एक बड़ी संस्थान है जिसे हम CDC बोलते हैं, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, वो बोलता है कि अगर आप हर दिन 30 मिनट अपने एक्सरसाइज को दें, और एक्सरसाइज का मतलब है वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, आप वॉकिंग करें, ब्रिस्क वॉकिंग, या आप डांस करें, एरोबिक्स एक्सरसाइज करें, आप बाइक चलाएं, आप डांस करें, राइट, लिम्फेटिक एक्सरसाइज करें, या फिर आप हाइकिंग करें, किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज, लेकिन 30 मिनट हर दिन या 150 मिनट आपके प्रति हफ्ता होना चाहिए। यानी आप 5 दिन अगर रखा ले 30 मिनट की एक्सरसाइज, तो ये मिनिमम होनी चाहिए। ये एक स्टडी किया था जो CDC के साथ मिलकर के US में हुई थी, नेशनल डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम में। वहां पे उन्होंने क्या देखा कि अगर आप ये 150 मिनट अपने हफ्ते के एक्सरसाइज पे दे रहे हैं, तो 15 साल, सिर्फ 4 साल, 2 साल या 5 साल नहीं, 15 साल के बाद भी वहां पर जो रिस्क है वेट गेन का, या जो रिस्क है क्रॉनिक कंडीशंस का जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, उसके चांसेस बहुत कम थे एज कंपेयर टू दोज पीपल जो ये एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वता रखता है जब आप बात करते हैं इस एक्सरसाइज की। अब इस 150 मिनट की एक्सरसाइज को आपको पूरा हफ्ते में स्प्रेड करना है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि 150 मिनट है तो मैं 2 दिन में 150 मिनट कवर कर लूंगा, तो मुझे बाकी के 5 दिन नहीं करना होगा। आपको फायदा तब होगा जब आप उस 150 मिनट को पूरे हफ्ते में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और उसके बाद खाली वही नहीं, आप टाइम उन 150 मिनट हफ्ते के या उन 30 मिनट हर दिन के अलावा भी आपको ये ध्यान में रखना है कि आप पूरे दिन किसी ना किसी प्रकार से एक्टिव रहें, राइट। कम से कम टाइम सिटिंग पे करें या लाइंग डाउन में कम से कम टाइम करें। और यही नहीं, ये जो 30 मिनट है ये आपके लिए है अभी शुरुआत करने के लिए। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़े, आप जैसे जैसे कंफर्टेबल हो, आप इस 30 मिनट को या इस 150 मिनट को धीरे धीरे टारगेट कर सकते हैं और बढ़ाने के लिए, जैसे 400 मिनट पर वीक। यानी अगर आप 30 मिनट से शुरू कर रहे हैं, आप इसको धीरे धीरे 45 मिनट कर लें, आप इसको 1 घंटा कर लें, राइट, आप उसको 90 मिनट कर लें। तो ये आपकी क्षमता के ऊपर है। और देखिए, कोई भी चीज एक दिन में नहीं हो सकती है। एक दिन में हम आपको नहीं बोल सकते हैं, और ना आपका शरीर आपको ये इजाजत देगा कि आप सीधे 150 से 400 मिनट की एक्सरसाइज करें। हमें जो भी करना है वो धीरे धीरे करना है। अगर आपके स्टेप्स अभी 2000 काउंट है, आप उसको बढ़ाइए, हर दिन टारगेट कीजिए कि शायद 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में मैं उसको 3000 स्टेप्स कर लूंगा, या मैं 4000 स्टेप्स कर सकता हूँ। मैं उसको एक दिन करते करते 10,000 स्टेप्स पे पहुंचा सकता हूँ। और ये जरूरी नहीं है, जैसे मैंने कहा, कि आप उसको 10 दिन में करें या आप उसको 50 दिन में करें, आप उसको 100 दिन लेके करें। बट अगर आपने आज जो आप चाहते हैं आपने उसको अचीव कर लिया है, तो अब आप उससे आगे का सोच करके उसको टारगेट करें। सिर्फ आज अगर आपने 2000 स्टेप्स काउंट कर लिया है कंप्लीट, तो आप 2000 पे ही संतुष्ट मत होइए। अब आप टारगेट कीजिए 3000 का, और उसको कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़े। तो यही हमारा यहीं पे एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम एक गोल को अचीव करें और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े, राइट। और एक्सरसाइज करते टाइम ये कुछ सिंपल से टिप्स हैं जो आप हमेशा ध्यान रख सकते हैं, चाहे वो आपका 30 मिनट यहाँ वीडियो सेशन हो, या आप 150 मिनट का पूरे हफ्ते का आपका खुद का ब्रिस्क वॉकिंग हो। कुछ सिंपल टिप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे ढंग के एक राइट काइंड ऑफ फुटवेयर पहनना चाहिए जो आपको फिट हो, ना वो बहुत ज्यादा टाइट हो, ना वो बहुत ज्यादा लूज हो। उसी प्रकार से आपके जो कपड़े होने चाहिए, जो आपका स्पोर्ट्स वेयर होना चाहिए, वो भी गुड फिट का होना चाहिए। टू लूज आपके मूवमेंट्स को कंस्ट्रिक्ट कर सकता है, उसी प्रकार से
अगर टाइट क्लोथ्स होंगे तो वो भी आपके मूवमेंट्स को कंस्ट्रिक्ट कर सकता है, राइट? देन गेट द काइंड ऑफ सपोर्ट यू नीड। आप सपोर्ट देखिए, आपको बाहर अच्छा लगता है आप बाहर जाके वॉक कीजिए, आपको घर पे लगता है आप घर पे, आप रिसोर्सेज देखिए अपने आसपास, जिस चीज की जरूरत है आप उसको देखिए। आपको लगता है एक स्मार्ट वॉच होना चाहिए, आप अपने पास रखें, राइट? आपका जो भी साथी है, आपको लगता है आप अकेले वॉक कर रहे हैं, अगर कोई साथ में होगा तो मोटिवेशन रहेगा, देन लुक फॉर द पार्टनर जो आपके साथ इक्वली मोटिवेटेड हो, जिसको आप मोटिवेट कर सके और उसके साथ आप वॉक पे जा सकते हैं, राइट? हर दिन करना है। 150 का मतलब है हर दिन 30 मिनट प्रतिदिन, ना कि 150 इन 2 दिन। वो आपको नहीं रखना है। देन आप घर पे कर सकते हैं, आप ऑफिस में भी कर सकते हैं। हम आगे देखेंगे नीट। नीट एक होता है जो नॉन एक्सरसाइज होता है, नॉन प्लान्ड होता है। यहाँ पे आप प्लान नहीं करते हैं कि मुझे 30 मिनट एक्सरसाइज ही करनी है, लेकिन आप अश्योर करते हैं कि आप पूरे दिन एक्टिव हैं किसी ना किसी फॉर्म में। तो ये सारी गतिविधियां आप घर पे भी कर सकते हैं, आप वर्क प्लेस पर भी कर सकते हैं, अप टू यू, लेकिन एक्टिव रहना है, राइट? देन उसके साथ ही साथ बिहेवियरल टिप्स, क्योंकि जैसे हमने कहा कि आपकी जो एक्टिविटी है वो सिर्फ 30 मिनट वीडियो सेशन के थ्रू या 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग के थ्रू नहीं है। हमारा मकसद है कि हम पूरे दिन एक्टिव रहें। हमारा मकसद है कि हम अपने बीएमआर को इम्प्रूव रखें पूरे टाइम, अपने मेटाबॉलिज्म को, अपने शरीर को, अपने ऑर्गन्स को इम्प्रूव रखें, एक्टिव रखें थ्रू आउट द डे। तो वो कैसे होगा? कुछ बिहेवियरल टिप्स के थ्रू, राइट? जैसे वॉक करते टाइम अगर पास में है आपका वर्क प्लेस तो आप वहां पर बाइक के थ्रू, बाइसिकल के थ्रू या वॉक करके जाएं, राइट? उसके बाद फिट इन वर्कआउट, आप लंच ब्रेक लेकर के थोड़ा सा वॉक कर लें, राइट? या स्ट्रेंथ इन मसल्स, आप सिटिंग या स्टेबिलिटी बॉल का इस्तेमाल करें। जो भी आपका ब्रेक मिल रहा है आपको वर्क प्लेस के टाइम, आप उठ करके थोड़ा सा वॉक करना शुरू कर दें। आप फोन पे बात कर रहे हैं, बैठने की जगह आप उठ करके बात करें। उसके बाद स्टेयर्स लें, अगर फ्लोर्स ज्यादा नहीं है तो लिफ्ट की जगह स्टेयर्स ही लें, राइट? उसके बाद स्टैंडिंग डेस्क का इस्तेमाल करें, बैठने की जगह कभी उठे, ब्रेक लें हर 20 मिनट में, नहीं तो स्टैंडिंग डेस्क का इस्तेमाल करें, वहां पर खड़े होकर के काम करें। इक्विपमेंट्स को अवे रखें, क्योंकि वो भी हमारा ध्यान बैठ करके सिर्फ स्क्रीन को स्क्रॉल करने में काफी समय निकाल देता है। तो हमें इन छोटे छोटे टिप्स का ध्यान रखना है ना। ये कोई सजेशन नहीं है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। जहां पर हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज का, जहां पर हम बात कर रहे हैं डाइट का, तो हाइड्रेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस दिन आपको लग रहा है आप फास्टिंग रख रहे हैं, जिस दिन आपको लग रहा है कि आपका ब्रेक ज्यादा हो गया है, आप थोड़ा सा पानी के थ्रू देख सकते हैं कि पानी का कितना महत्व है। आपको सटाइटी वो प्रोवाइड कराएगा, राइट? आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट रखेगा, आपके टॉक्सिन्स रिमूवल में हेल्पफुल करेगा। तो ये आप अपने एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट करके, अलग जैसे हर प्रकार की डाइट होती है, राइट? लेकिन हर एक डाइट हर एक इंडिविजुअल के लिए फिट नहीं हो सकता। उसी प्रकार से ये कुछ कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अपने एक्सपर्ट के साथ कम्युनिकेट करके, उसके साथ कंसल्ट करके ही करें, राइट? नाउ मेडिटेशन भी एक इंपॉर्टेंट पिलर है जब हम बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की। लेकिन सिर्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए नहीं, इवन एक प्रॉपर फिजिकली एक्टिव बॉडी के लिए भी, एक हेल्दी मेटाबॉलिज्म के लिए भी। अगर हम पुराने समय से देखें और अभी भी काफी लोगों को लगता है जब हम मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक स्पिरिचुअलिटी के लिए है, एक आध्यात्मिक पर्पस के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टडीज अब बताती हैं कि मेडिटेशन के थ्रू आप किस प्रकार से अपने गट ब्रेन एक्सेस को, अपने गट को और ब्रेन को दोनों को हेल्दी रख सकते हैं। किस प्रकार से आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके अपने डाइजेशन को अच्छा रख सकते हैं, बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव कर सकते हैं, फैट लॉस हो सकता है, मसल्स की टोनिंग हो सकती है। ये सब हमने पुराने सेशंस में इवन पढ़ा भी है, अच्छे से जाना है, राइट? तो आप मेडिटेशन कर रहा ध्यान रखिए, जैसे आप कर भी रहे हैं रोज शाम को। तो वो क्यों जरूरी है? क्योंकि ये स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्पफुल होता है। चाहे आपका मेडिटेशन हो या आप जिस प्रकार से एक अच्छा रिदमिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, वो क्या करता है? सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम हमारे शरीर का स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जो हमें कामनेस देता है, जो हमको रेस्ट पहुंचाता है। तो ये मेडिटेशन उस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो आपके पास अलग अलग प्रकार की मेडिटेशन है, आपके पास एक्सरसाइज रिकमेंडेशंस है जो हर दिन आपको मिल रही हैं, तो आप उनको स्टिक रहने की कोशिश करें, उनको फॉलो करने की कोशिश करें। देन हम बात करते हैं कैलोरी डिफिसिट डाइट की।
कि क्या है। हमने बैलेंस डाइट की बात करी, राइट, हमने बात करी कि आपकी हेल्दी प्लेट कैसी दिखनी चाहिए, है ना। तो कैलोरी डिफिसिट बैलेंस डाइट, लेकिन यहाँ पर इसका क्या मतलब है, कैलोरी डिफिसिट मतलब जितना कैलोरी आपका इनटेक है और जितना एक्सपेंडिचर है उसके बीच का अंतर। अगर आप कैलोरी ज्यादा खा रहे हैं और कम एक्सपेंड कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, वेट गेन होगा, वो आपका कैलोरी सरप्लस है क्योंकि आप कैलोरी ज्यादा ले रहे हैं। अगर जितना आप कैलोरी खा रहे हैं उतना ही कैलोरी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो आपका कैलोरी बैलेंस हो गया क्योंकि दोनों कैलोरी सेम है। लेकिन अगर आप कैलोरी कम खा रहे हैं और कैलोरी ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो वो एक डेफिशिएंसी क्रिएट कर दिया, डेफिसिट क्रिएट कर दिया, जो आपके हेल्दी वेट के लिए और आपकी हेल्दी मेटाबॉलिक पैरामीटर्स के लिए बहुत जरूरी है। स्टडीज ये दिखाती हैं, इनफैक्ट जिस प्रोग्राम की हम बात कर रहे थे, नेशनल डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम में भी इसी का बैलेंस डाइट का इस्तेमाल किया था, कैलोरी डेफिसिट बैलेंस डाइट का इस्तेमाल है। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन एक अप्रोच है। तो इसमें होता क्या है, कैलोरी इन आपके दो प्रकार से आती है, पहला आपके फूड के थ्रू और आपके बेवरेजेस के थ्रू, राइट, क्योंकि ये दोनों ही आपको कैलोरी देते हैं। लेकिन कैलोरी निकालने के बहुत तरीके से सोल्यूशन से बहुत वेज हैं, जैसे आपका BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट होता क्या है, आपके शरीर में कुछ कुछ गतिविधियां, आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते ही रहते हैं, राइट, चाहे आप आराम की पोजीशन में हो तब भी। जैसे आपका हार्ट बीट, जैसे आपका ब्रेन का फंक्शन, आपका टेम्परेचर, जो शरीर का तापमान है उसका रेगुलेशन होना, राइट, आपकी जो मसल्स में एक्टिविटी है, ट्विचिंग होना, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, जो आपकी पलक झपकना होता है, आप आंख बंद भी करेंगे उसके बाद भी आपके मूवमेंट्स होते हैं आईज के, राइट। ये एक्टिविटीज ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप इसके लिए कोई मेहनत नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके शरीर में ये हो रहा है। डाइजेशन का होना, ब्लड सर्कुलेशन होना, वो कंटिन्यूअसली हो रहा है, वहां पे आपकी कोई भी एफर्ट्स की जरूरत नहीं है। इस जो बेसल मेटाबॉलिक रिएक्शंस आपके शरीर में हो रही हैं उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। तो आपका 70% जो एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है वो BMR के थ्रू होता है। 5% जो होता है वो आपका फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू होता है, जिसको हम यहाँ पर EAT बोल रहे हैं, एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, यानी जो आप एक्टिविटी के थ्रू जो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैलोरी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो 5% है। देन नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, ये नीट है। नीट जो आप बिना किसी प्लान फॉर्म में जो पूरे दिन एक्टिव रहते हैं, जैसे हमने आगे पिछले देखा अभी पहले की कुछ स्लाइड्स में कि किस प्रकार से आप एक्टिव रह सकते हैं पूरे दिन, राइट, बिना एक्सरसाइज के भी, एक्सरसाइज के अलावा भी किस प्रकार से, वो नीट में आता है। एंड देन थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, यानी आपका TEF, वो आपका 10% होता है ना। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड मतलब जो आप खाना खा रहे हैं उसके डाइजेशन के लिए, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए, उसके मेटाबॉलिज्म के लिए जो एनर्जी यूज होती है, वो आपका सब मिलाकर के एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट 70% है, लेकिन ये 5%, 15% और टेफ आपका 10%, ये आपके हाथ में। आप आगे आने वाले सेशंस में देखेंगे किस प्रकार से ये सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फैक्टर्स आपके ओवरऑल एनर्जी एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए, राइट। तो जहां कैलोरी इन आपके हाथ में है उसी प्रकार से कैलोरी आउट भी आपके हाथ में है ना। तो इसीलिए हमने जैसे देखा कि ये कैलोरी डेफिसिट, जहां पर एक इम्बैलेंस है कैलोरी इन और कैलोरी आउट के बीच में, ये एक इंपॉर्टेंट वे है, मेथड है, ना कि सिर्फ आपके वेट मैनेजमेंट को रेगुलेशन करने के लिए, लेकिन इसके और भी बेनिफिट्स है। जैसे हमने देखा कि नेशनल डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम है, तो उन्होंने एक स्टडी की थी 15 साल के लिए, और इसके बाद देखा कि ये कैलोरी डेफिसिट डाइट आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है, वहां पर चांसेस ऑफ डायबिटीज बहुत कम हो गए थे। देन मेटाबॉलिक पैरामीटर्स, बाकी मेटाबॉलिक पैरामीटर्स जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल, उसमें भी कम, जो एक कमी देखी गई थी। इंप्रूव बॉडी कॉम्पोजिशन, जब हम बॉडी कॉम्पोजिशन की बात करते हैं यानी मसल मास अच्छा हुआ, लीन बॉडी मास अच्छा हुआ, जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो कम होना, आपको विसरल फैट कम होना, ये सारे भी बेनिफिट्स होते हैं कैलोरी डेफिसिट डाइट के। और सबसे इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं कैलोरी डेफिसिट बैलेंस्ड डाइट की, जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं, वो एक ऐसी चीज है जो आप पूरे जीवन फॉलो कर सकते हैं। तो वो आपको एक होलिस्टिक अप्रोच देता है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या करता है, सस्टेनेबल, लंबे समय तक आप फॉलो कर सकते हैं। तो कैसा होगा आपका 24 आवर डिजाइन,
ये हम अच्छे से जानते हैं कि हमारा 24 आवर डिजाइन एक हेल्दी प्लेट का कैसे होगा। इस हेल्दी प्लेट को हम अच्छे से जानते हैं, जहाँ 50% हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होगा, उसके बाद 25% प्रोटीन, 25% हमारा होल ग्रेन्स और सीरियल से भरपूर होना चाहिए। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा और ब्रेकअप करें तो आपका 13% जो प्लेट का होना चाहिए वो फ्रूट से होना चाहिए। 7% आपका प्लेट का पल्सेस, कोई भी प्रोटीन का जब आप फॉर्म बात करें, जैसे पल्सेस हो गया या आपका एनिमल बेस्ड सोर्सेस भी हो गए, वो आते हैं। 25% आपका जो प्लेट का है वो मिल्क या कर्ड से होगा। 2% नट्स एंड सीड्स। 2% आपका प्लेट फैट्स या ऑयल्स, हेल्दी फैट से भी भरपूर होना चाहिए। 30% आपका जो है वो प्लेट वेजिटेबल से होना चाहिए। और वेजिटेबल्स मतलब हर प्रकार की वेजिटेबल्स, आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आपकी जो भी फाइब्रस वेजिटेबल्स हैं, आपकी जो रूट एंड ट्यूबर्स हैं, आपकी हर प्रकार की वेजिटेबल्स 30%। और 20% आपकी प्लेट सीरियल्स या होल ग्रेन्स और सीरियल से भरपूर होनी चाहिए। तो अब ये तो एक ब्रेकअप हो गया मोटा मोटा, लेकिन यहाँ पे जो बात ध्यान देने वाली है वो है कि आपके प्लेट में हर प्रकार का फूड ग्रुप आप प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। तो अगर मैं बात करूं, ये कुछ ग्लिम्सेस हैं एक नॉर्थ इंडियन प्लेट की, फॉर एग्जाम्पल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके हर प्रकार के फूड ग्रुप्स हैं, आपके फ्रूट्स भी हैं, आपके पल्सेस भी हैं, जैसे चना मसाला हो गया, आपके छोले हो गए, एग करी हो गया, आपका भुर्जी हो गया अलग अलग प्रकार का, फिश भी होगा, मीट फूड ग्रुप में भी होगा, आपके अलग अलग प्रकार के नट्स एंड सीड्स भी होंगे, फैट्स, ऑयल्स, वेजिटेबल्स आप किसी भी प्रकार में ले सकते हैं, जैसे आपका आलू बैंगन हो गया, मसाला भिंडी हो गया, घिया की सब्जी हो गई। ये कुछ ऐसे डिशेस हैं जो इस फूड ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं और नॉर्थ में बहुत खाए जाते हैं। तो ये बात आपके न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ध्यान में रख रहे हैं कि आप अगर जिस रीजन से आपका खाने में कंप्लायंस के लिए उन सारे फूड ग्रुप्स के अकॉर्डिंग फूड रेसिपीज या फूड ऑप्शंस प्रेजेंट हो। उसी प्रकार से अगर मैं ईस्ट की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक फूड ग्रुप प्रेजेंट है। आपके फ्रूट्स भी हैं, पल्सेस भी हैं, एग, फिश, मीट है, का डेयरी भी होगा, नट्स एंड सीड्स है। और आपके जिस फॉर्म में आप खाते हैं, अगर आप प्योली दाल लेते हैं या चोलार दाल होता है, वो ईस्ट में ज्यादा पॉपुलर होगा, राइट। या आप बात करें मोचार घंटो है या आपका थोरेर तरकारी है, ये आपका ज्यादा पॉपुलर होगा ईस्ट में। तो फूड ग्रुप्स वही है, फूड ऑप्शंस रीजन स्पेसिफिक है। उसी प्रकार से वेस्ट में अगर आप देखें तो मटकी बहुत फेमस होता है, पीटला जो कि एक पल्स का एक फॉर्म है, राइट। तो बेसन से जो बनता है पीटला, आपका मटकी का दाल, आमटी, ये सारे आपके वेस्ट रीजन स्पेसिफिक हैं। या मैं अगर बात करूं होल सीरियल्स की या ग्रेन्स की, तो थाली पीठ या थेपला या भाखरी, ये सब कॉमन होते हैं वेस्ट में, राइट। तो ये सारे फूड ऑप्शंस आपके न्यूट्रिशन एक्सपर्ट जब आपका डाइट प्लान देंगे उसमें इंक्लूडेड होंगे। ये हर एक फूड ग्रुप किसी ना किसी फॉर्म में इंक्लूडेड होगा। उसी प्रकार से अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में भी आपका सांबर हो गया, रसम हो गया, हॉर्स ग्राम दाल हो गया, ये काफी पॉपुलर होते हैं साउथ में, राइट। या आपका चिकन चुक्का हो गया, ये कुछ ऐसे फूड ऑप्शंस हैं जहां पर फूड ग्रुप सेम है लेकिन फूड ऑप्शंस साउथ स्पेसिफिक हैं। या आपका होल ग्रेन्स एंड सीरियल्स में बात करें तो अलग अलग प्रकार के मिलेट, डोसा, पड्डू, इडली जो आपकी मिलेट से मिलकर बनी है। तो इन सारे ऑप्शंस का ध्यान रखा जाएगा डाइट प्लान में, रीजन स्पेसिफिक लेकिन हर एक फूड ग्रुप को इंक्लूड करके। तो आज का जो आपका एक कार्य होगा वो होगा कि आप एक ऐसी ही प्लेट बनाएं जहां पर आपके हर एक फूड ग्रुप्स होंगे जो आपके डाइट प्लान में इंक्लूडेड होगा। आप एक ऐसी ही सिमिलर प्लेट बनाएं और शेयर करें अपने अपने ग्रुप में, जहां